हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। और वो भी क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में इसके बारे में बताया था कि ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक लिमिटिंग रिएजेंट, ये दो मोल कॉन्सेप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर जगह यूज होते हैं। ठीक, तो प्लीज बच्चों, आप लोग जो आज का टॉपिक चलने जा रहा है इस पे अच्छे से फोकस करिएगा, है ना। मैं सभी चैप्टर की बात करूं, बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो यहाँ के क्वेश्चन मतलब इस पे बेस्ड रहते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्टाइयोमेट्री। स्टाइयोमेट्री, ठीक, स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये अपने को बताना है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं स्टाइयोमेट्री क्या होता है बच्चों। तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया है, कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया है, उसमें एक रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उसमें जो रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट हैं और कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट। और बोलो, चलिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट को। मान लीजिए बच्चों एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives out 2NH3। एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives out 2NH3। इसमें चलिए देखिएगा, ये यहां पे डिजिट कितना लगा है? 1, यहां पे कितना लगा है? 3, यहां पे कितना लगा है? 2। तो जो ये आगे डिजिट लिया जाता है कि इसका 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पे जो 1 है, यहां पे जो 3 है, यहां पे जो 2 है, तो इसी को हम लोग 1, 3 और 2, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी को हम लोग स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। चलिए देखते हैं स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट को किस किस नाम से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब क्या क्या टर्म हम लोग कह सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, तो चलिए स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में बता रहा हूं आपको। इसको मैं मोल बोल सकता हूं। क्या? फर्स्ट मोल, कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है, और अमोनिया का कितना मोल? अमोनिया का 2 मोल का फॉर्मेशन करता है। तो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट को सबसे पहले मैंने क्या बताया? मोल के टर्म में लिखना, कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है? अमोनिया का 2 मोल बना रहा है। ठीक, या आप इसे मॉलिक्यूल के टर्म में लिख सकते हैं बच्चों। आपको पता है कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होता है, हम क्या करेंगे? मोल में यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो जो मॉलिक्यूल का मोल है उसमें यानी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो चलिए, अगर इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो इसका मोल इंटू यानी इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मोल इंटू यानी इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो इसका मोल इंटू इसका यानी। अरे बोलो, तो चलिए देखिए, क्या इन्हें से इन्हें सब कैंसिल हो जाएगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका 1 मॉलिक्यूल कितना? इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है? इसका 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट को सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि मोल के टर्म में आप लिख सकते हो उसे। ये जो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसे हम लोग पहला पॉइंट मोल लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट उसे हम लोग मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट मैं इसे वॉल्यूम के टर्म में बता सकता हूं, वॉल्यूम के टर्म में,
है ना। गे-लुसैक लॉ क्या, जो आपकी एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक गे-लुसैक लॉ है। तो 11th की एनसीईआरटी में मोल कॉन्सेप्ट में एक फिगर बना हुआ है, उसमें हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम रिएक्शन करा के वाटर का फॉर्मेशन किया है। ठीक, तो वही मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने का मतलब कंटेनर बोल दीजिए कि एक कंटेनर नाइट्रोजन ले लीजिए, 3 कंटेनर में हाइड्रोजन ले लीजिए, तो कितने कंटेनर अमोनिया बनेगा? 2 कंटेनर अमोनिया बनेगा। ओके, तो आप वॉल्यूम कहने का मतलब यहां आप कंटेनर में बोल सकते हैं। तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम? 3 वॉल्यूम। और यहां कितना वॉल्यूम बनाएगा बच्चों? अमोनिया का 2 वॉल्यूम अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग मोल के टर्म में लिख सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग मॉलिक्यूल के टर्म में लिख सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, अगर एक बच्चा मान लीजिए पूछ लिया सर इसको लीटर में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसे लीटर में लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो ये वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा? लीटर में आएगा। ओके, तो मोल में अगर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा? तो इसका मोल कितना? 1। तो मैं लिख सकता हूं इसका 1 × 22.4 लीटर। इसके कितना? 3 × 22.4 लीटर से रिएक्शन कर रहा है। इसका कितना? 2 × 22.4 लीटर का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन का 22.4 लीटर, हाइड्रोजन के 3 × 22.4 लीटर से रिएक्शन करता है और अमोनिया का 2 × 22.4 लीटर बनाता है। ओके, इसे आप लीटर के टर्म में, अब सब में 22.4 कॉमन है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बना? 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब एक बच्चा मान लीजिए कभी क्या कर दिया सर, इसको हम लोग ग्राम के टर्म में लिख दे तो कि इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है और अमोनिया का 2 ग्राम बनाता है। अगर आप इसको लिख दिए गलती से इस वाले पार्ट को कि नाइट्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन के 3 ग्राम से रिएक्शन करता है और अमोनिया का 2 ग्राम बनाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। आप इसको अगर ऐसा करते हैं तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ाया जाता है कि रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना क्या होता है? प्रोडक्ट का मास बनता है। तो आप इधर देखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के हिसाब से रिएक्टेंट का मास टोटल कितना आया है? 4 ग्राम, और प्रोडक्ट का मास देखिए आप कितना बना दिए हैं? 2 ग्राम। तो क्या इधर रिएक्टेंट 4 ग्राम और प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं? 2 ग्राम। तो क्या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा बच्चों। फिर क्या होगा? तो हम लोग पहले इसके मोल के हिसाब से मास निकालेंगे। क्या? इसके मोल के हिसाब से हम लोग मास निकालेंगे। तो देखिएगा इसके मोल के हिसाब से अगर हम मास निकाले तो कुछ ऐसा आएगा। इसका मोल कितना? 1 मोल इक्वल टू आपको पता है मॉस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। तो इसका कितना? 1 मोल। और मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 28, तो 28 ग्राम। हाइड्रोजन का मोल कितना? 3, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 2, तो 2 3 जा 6 ग्राम। नाइट्रोजन कितना ग्राम? 28 ग्राम। हाइड्रोजन के 6 ग्राम से रिएक्शन करता है। अमोनिया का मोल कितना बच्चों? 2, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 14 और 3 17 34 ग्राम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आप मोल के हिसाब से मास निकालेंगे तब जाके आपका ये सही आएगा। ये देखिए अब 28 + 6 यहाँ पे कितना है बच्चों? 34 ग्राम, और प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है? 34 ग्राम। मैंने क्या किया? इसका मोल देखा, इसके मोल के हिसाब से मास निकाला। आप ये नहीं कि इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसी को मास लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, आप उसको वॉल्यूम बोल सकते हैं, आप उसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं,
या आप उसको क्या बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं। ठीक, आप उसको मास नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको गलती से मास बोल देंगे तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का जो नियम है, रूल है, उसको आप गलत करवा। ओके, तो चलिए, ये था अपना स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कैसे कैसे किस किस टर्म में लिखा जा सकता है। पहला है मोल के टर्म में, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में बच्चों, तीसरा वॉल्यूम के टर्म में, चौथा वॉल्यूम को लीटर के टर्म में। हमने कुछ नहीं किया, जिसका जो भी मोल था उसी में 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका 1 × 22.4 लीटर, इसका 3 × 22.4 लीटर के साथ रिएक्शन करेगा और अमोनिया का 2 × 22.4 लीटर का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट इसको हम लोग ग्राम के टर्म में नहीं लिख सकते हैं कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका 2 ग्राम बना रहा। नहीं, अगर आप इसको ऐसे फॉलो करवाते हैं बच्चों तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसे हम लोग एक सुविधा है कि हम लोग इसके मोल की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। इसके मोल की सहायता से इसका मास और इसकी मोल की सहायता से इसका मास निकालेंगे, तब जाके लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इस पे फॉलो हो जाएगा और यही क्या है, सही है, जबकि ये क्या बच्चों, गलत है। ओके, तो ये था स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग कैसे कैसे क्या क्या बोल सकते हैं। और चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इस पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, है ना। उसमें सिंपल होगा, उसमें मीडियम होगा, उसमें टफ होगा, और इसमें जेईई मेंस नीट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Calculate the volume of CO2 at STP produced by decomposition of 10 ग्राम of calcium carbonate। देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जब भी स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्वेश्चन आए, सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा कि रिएक्शन लिखिए। अगर रिएक्शन लिख के दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गलती से अगर रिएक्शन नहीं लिखा है तो आप प्लीज रिएक्शन लिखिए और रिएक्शन को बैलेंस जरूर करिएगा। कैसी रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए। ठीक, पहला पॉइंट आपको क्या करना है, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप रिएक्शन बैलेंस्ड करके लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो इसको हम लोग बैलेंस्ड रिएक्शन करें, लिखें CaCO3 को अगर हीट किया जाए तो बनेगा CaO प्लस CO2 गैस, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। चलिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका कितना CO2 at STP produced by decomposition of 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए देखिएगा, ये बैलेंस्ड है या नहीं है, है पूरा। तो क्या यहाँ पे 1 है, हाँ, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1। तो क्या मुझे दिखाई पड़ा इसका कितना मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों कितना मोल है, 1 मोल। अभी इस रिएक्शन में 1 मोल CO2 का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। 1 मोल पे कितना मोल बन रहा है, 1 मोल CO2 बन रहा है। चलिए, अब हकीकत में कितना दिया है हमको ये देखना है, कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, 10 ग्राम। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। गिवन मोल, जो मोल दिया गया कितना, 10। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है बच्चों, 100। इसको आप डिवाइड करेंगे, आएगा 0.1 मोल। क्या, 0.1 मोल। हमको रिएक्शन के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बन रहा है। तो जब 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो कितना मोल CO2 बनेगा बच्चों, 1 मोल पे 1 मोल, 0.1 मोल पे कितना मोल, 0.1 मोल बनेगा। क्या बात क्लियर हो रही है। चलिए, अब CO2 का 0.1 मोल पता है, क्या पूछ रहा है, CO2 का वॉल्यूम बताइए। अगर किसी गैस का मोल पता चल जाए और अगर उसका वॉल्यूम पूछे तो क्या आप कर सकते हैं, जी हाँ। कैसे करेंगे, किसी गैसों के लिए फॉर गैस क्या होता फॉर्मूला, मोल इक्वल टू STP पे मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। इसका मोल कितना है, 0.1। वॉल्यूम किसमें आएगा बच्चों, लीटर में, 22.4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.24 लीटर, 2.24 लीटर। ठीक, चलिए देख लीजिए हमने क्या किया। पहले क्वेश्चन दिया था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन किया और ये बैलेंस्ड रिएक्शन था। क्या ये पूरा रिएक्शन कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक, बैलेंस्ड किया, 1 मोल पे 1 मोल CO2 बन रहा है, तो दिया कितना है 10 ग्राम CaCO3, तो इसका मोल निकाला आया 0.1 मोल। 1 मोल पे 1 मोल तो 0.1 मोल पे कितना मोल CO2, 0.1 मोल। और अगर CO2 का मोल पता चल गया बच्चों तो मुझे पता है उसका वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, क्योंकि मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 और मोल में मैंने 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। मुझे लगता है अगर आप ये सीख गए होंगे तो अगला क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है, हाउ मच ऑक्सीजन विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ एथेन। मतलब 560 ग्राम एथेन का कंबशन करवाइए, उसको जलाइए, तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वही अपने को कैलकुलेट करना, वही अपने को फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एथेन का कंबशन रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसको पूरी तरीके से बैलेंस्ड करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि 1 मोल कंबशन पे कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। 1 मोल पे है ना, उसमें जो भी आएगा उसमें उसके मोल के हिसाब से इतने मोल पे इतना ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे, 560 ग्राम के हिसाब से एथेन का मोल निकालेंगे, तो उतने मोल पे कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, फिर आप कैलकुलेट करेंगे और उसी से आप लोग मास निकाल लेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करूं, इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं कंबशन रिएक्शन का। ओके, C2H6 प्लस O2 gives out CO2 प्लस वाटर। जब भी किसी चीज का कंबशन करवाया जाता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो वहां पे हमेशा CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब इसको बैलेंस करना है, कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन बैलेंस हो चुका है। इसके बाद कितने हाइड्रोजन है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो चुके हैं। अब अपने को बैलेंस करना है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 7। ओके, टोटल 7 ऑक्सीजन है, जबकि रिएक्टेंट साइड टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो 7 करने के लिए 3.5 से मतलब 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे जो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 है और यहाँ पे जो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है 7/2। मतलब 1 मोल एथेन का अगर कंबशन करवाया जाए तो कितना मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा है 7/2। तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑन कंबशन ऑफ 1 मोल C2H6, 1 मोल एथेन का कंबशन करवा रहे हैं, कराने पे कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है 7/2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है 7/2 मोल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने रिएक्शन के हिसाब से देख लिया। अब हम चेक जो इसका एथेन का ओरिजिनल मास रिएक्शन में क्वेश्चन में दिया रहेगा उस मास के हिसाब से मोल लाएंगे। तो इसका मोल निकालिए बच्चों, तो मोल इसका इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना बच्चों, सॉरी मास कितना दिया है 560, मॉलिक्यूलर मास एथेन का 30 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18.6 मोल। ओके, कितना 18.6 मोल। तो 1 मोल एथेन पे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा 7/2 मोल। तो अगर मैं बोलूं फिर इसके बाद
18.6 मोल अगर एथेन का कंबशन करवाया जाए तो कितना ऑक्सीजन लगेगा? 7/2 इंटू 18.6 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। 18.6 पे कितना? 7/2 इंटू 18.6, इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 9.3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 65.1 मोल लगे बच्चों। कितना लगेगा? ऑक्सीजन का कितना मोल लगेगा? 65.1 मोल लगेगा। और अब ऑक्सीजन का मोल अपने को पता चल गया, और ऑक्सीजन का मोल पता चल गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा था, ऑक्सीजन का पूछा है अमाउंट। क्या पूछा है? अमाउंट, क्वांटिटी। तो मोल पता, तो मोल इक्वल टू क्या निकालेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मोल कितना? 65.1 मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। कितना होता है? 32 होता है। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, मास इक्वल टू हो जाएगा 65.1 इंटू 32। इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों लगभग अप्रॉक्स जो आता है वो आता है 2100 ग्राम के आसपास। 2100 ग्राम मास आएगा। या इसको आप किलोग्राम में बदल दीजिए, तो किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा लगभग 2.1 किलोग्राम। ओके, तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया? एथेन का कंबशन रिएक्शन लिखा, पूरी तरीके से बैलेंस किया। इसके बाद फिर मैंने देखा 1 मोल पे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा? 7/2 मोल। इसका ओरिजिनल मोल कितना दिया है हकीकत में? 560 ग्राम के हिसाब से मोल निकाला तो 18.6 मोल। 1 मोल पे 7/2 मोल, तो 18.6 मोल पे 7/2 इंटू 18.6 मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितना मोल आया ऑक्सीजन का? 65.1 मोल। और इस मोल के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया? ऑक्सीजन का मास। मतलब 560 ग्राम एथेन का कंबशन अगर आप करवाएंगे तो कितना लगेगा? 2.1 किलोग्राम या 2100 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में calculate the volume of 1.6 molarity of HCl which react with 2.4 gram of magnesium completely। कह रहा है अगर 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए? HCl के साथ, और HCl का कंसंट्रेशन दिया है 1.6 मोलरिटी, तो HCl का कितना वॉल्यूम लगेगा? उसका वॉल्यूम पूछा HCl का। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रिएक्शन क्वेश्चन है, ये कैसे पहचानेंगे वो अभी मैं आइडेंटिफाई करना बता दूंगा कैसे करते हैं। ओके, या पहले ही बता दे रहा हूं कि जब भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का है, आपको एक रिएक्टेंट देगा या एक से ज्यादा रिएक्टेंट देगा। एक रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ देगा और दूसरे का किस पूछेगा, दोनों का नहीं देगा, दोनों रिएक्टेंट का कुछ नहीं देगा, एक का देगा, एक का मोल दे दे, एक का मास दे दे, या कुछ भी दे दे, एक का देके किसी एक का पूछता है तो उसको हमेशा क्वेश्चन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करेगा। अब वो चाहे रिएक्टेंट का देके प्रोडक्ट का पूछे, चाहे प्रोडक्ट का देके रिएक्टेंट का पूछे, या रिएक्टेंट का देके रिएक्टेंट का पूछ रहा है, तो समझ जाइएगा ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्वेश्चन है। लेकिन बट देगा क्वेश्चन में एक का ही कुछ ना कुछ देगा और एक का पूछेगा। लेकिन अगर दो रिएक्टेंट है और दोनों का कुछ ना कुछ दिया है फिर कुछ पूछ रहा है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, उनका सबका मोल दिया है, सबका मास दिया है, सबका वॉल्यूम दिया है, या सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, तो समझ जाइएगा बच्चों वो क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का। बट जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो केवल एक रिएक्टेंट का या केवल एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे सकता है, मास दे सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे सकता है, कुछ भी देगा, एक का देके बाकी और सबका पूछ सकता है। ठीक, चलिए, तो ये था आइडेंटिफाई कैसे करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के क्वेश्चन।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.6 मोलरिटी ऑफ HCl व्हिच रिएक्ट विद 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंप्लीटली। एक का दिया है और दूसरे का पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर HCl के साथ बच्चों कराया जाए तो क्या बनता है? जब भी किसी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाता है तो वहां पे सॉल्ट बनता है। तो यहां बनेगा MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। ओके, यहां पे दिखाई पड़ रहा है 2 क्लोरीन है, यहां पे 1 क्लोरीन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा बैलेंस्ड हो गया। 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, पूरा रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। अब क्या करेंगे, इस पे दिखाई पड़ रहा है 1 मोल मैग्नीशियम कितने मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है? 2 मोल से। तो 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है ना? तो 2.4 ग्राम मैग्नीशियम कितने HCl से रिएक्शन करेगा वो देखना है। तो 1 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट कितना? 2 मोल विद HCl। जो 1 मोल मैग्नीशियम है बच्चों वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ, है ना? तो अब यहां पे निकालेंगे क्या? मोल 2.4 ग्राम के हिसाब से। मोल इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, तो 2.4 ग्राम अपॉन 24, ये आया 0.1 मोल। कितना? 0.1 मोल। 1 मोल पे कितना HCl लग रहा है? 2 मोल, तो 0.1 मोल मैग्नीशियम पे कितना मोल HCl लगेगा? 0.2 मोल HCl लगेगा बच्चों। ओके, और HCl का मोल पता, तो अभी HCl का वॉल्यूम निकल सकता है क्योंकि मोल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। मोल इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये हम लोग कहां पढ़े थे? ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। वहां पे मैंने आप लोग को बताया था किसी सॉल्यूशन के लिए अगर सॉल्यूट का मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। आपको HCl का मोल पता चल गया बच्चों कितना? 0.2। HCl का कंसंट्रेशन मोलैरिटी दिया है 1.6। इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बच्चों हमेशा लीटर में आता है। किसमें? लीटर में। तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा लीटर में आ जाएगा बच्चों। इसको डिवाइड कर दीजिए तो वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 0.2 अपॉन 1.6। इसको आगे सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 अपॉन 16 या 1/8 लीटर आ जाएगा। ठीक, ये था। हमने क्या किया? हमने रिएक्शन को बैलेंस्ड किया। इसके 1 मोल पे 2 मोल HCl लग रहा है, तो 0.1 मोल पे कितना HCl लगेगा? 0.2 मोल। HCl का मोल पता, HCl का मोलैरिटी पता, वॉल्यूम निकल सकता है क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोल पता चल गया HCl का, मोलैरिटी दिया गया था, वॉल्यूम हम लोग को निकालना था, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, how much amount of calcium oxide are required to neutralize 852 gram of P4O10? अगर 852 ग्राम P4O10 का न्यूट्रलाइज करवाया जाए तो कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होगा? आपको वो बताना, मतलब इस कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट बताना है अगर किसका रिएक्शन कराया जाए? P4O10 के साथ रिएक्शन करवाया जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिएगा, एक का मास दिया है और दूसरे का पूछा है। समझ जाइए किसका क्वेश्चन है? इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। हम लोग क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ बच्चों? P4O10 के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पे कितने फास्फोरस? 4, यहाँ पे कितने फास्फोरस? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखिएगा पूरा ये फास्फोरस तो सेम हो गया, बट यहाँ कैल्शियम कितने हो गए? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया।
फास्फोरस बैलेंस और कैल्शियम बैलेंस केवल ऑक्सीजन 10, यहाँ 6, यहाँ 16 और यहाँ पे भी पूरा देखेंगे 16 ही है, क्योंकि एक फॉस्फेट में 4 ऑक्सीजन, 2 फॉस्फेट में 8 और बाहर की तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई है तो टोटल 16 ऑक्सीजन। ओके, अब देखिएगा ये पूरा रिएक्शन बैलेंस है। अब हमको देखना है कि 1 मोल P4O10 पे कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड लग रहा है? 6 मोल। 1 मोल पे कितना? 1 मोल P4O10 पे 1 मोल P4O10 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायर हो रही है? 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड। 1 मोल P4O10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो बताइए अब हम लोग को क्या निकालना है? मोल किसका? P4O10 का, क्योंकि P4O10 का मास दिया गया है तो P4O10 का मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना? 852। इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो ये पूरा आएगा, एक फास्फोरस का 31 तो 4 फास्फोरस का हो जाएगा बेटा 124 प्लस 160, ये आ जाएगा 284। क्या आया? ये मॉलिक्यूलर वेट आया, तो ये 284 आ गया मॉलिक्यूलर वेट। इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा लगभग 3 मोल। कितना मोल? 3 मोल। 1 मोल पे 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड लग रहा है तो बताइए 3 मोल P4O10 पे 3 मोल P4O10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना? 18 मोल कैल्शियम ऑक्साइड लगेगा। सही है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड। 1 मोल पे 6 मोल तो 3 मोल पे कितना? 18 मोल कैल्शियम ऑक्साइड लगेगा। अब हमको कैल्शियम ऑक्साइड का मोल पता चल गया, और अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मोल पता चल गया तो कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि as we know that, जैसा कि अपने को पता होता है मोल इक्वल टू बच्चों क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना? 18। मास निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का, जो मॉलिक्यूलर मास होता है 56 होता है, तो आप मास आ जाएगा 18 इंटू 56। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1008 1008 ग्राम या 1.008 किलोग्राम, लगभग 1 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो 852 ग्राम P4O10 को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना? 1008 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड का P4O10 के साथ संतुलित अभिक्रिया लिखा, मतलब उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा। फिर इसके बाद हमने चेक किया इसके P4 1 मोल P मतलब जो भी है कितने मोल पे कितने कैल्शियम ऑक्साइड, तो चूंकि यहाँ पे 1 मोल था तो 1 मोल पे 6 मोल लग रहा है। और इसके बाद हमने 852 ग्राम का मोल निकाला, वो आया बच्चों 3 मोल। तो 1 मोल पे 6 मोल रिक्वायर्ड हो रहा, तो 3 मोल पे 18 मोल। और कैल्शियम ऑक्साइड मोल पता तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास लाया जा सकता है, और वो कितना आ रहा है? 1008 ग्राम आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कैलकुलेट द मास ऑफ Fe which will be converted into oxide Fe3O4 by the action of 18 ग्राम of water या स्ट्रीम। कह रहा है कि Fe को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए, कितने ग्राम वाटर? 18 ग्राम वाटर के साथ, और क्या बनाना आपको? आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 वाला ऑक्साइड। आयरन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं बट Fe3O4 बनाना है। ओके, अब कह रहा है कि कितना आयरन की जरूरत पड़ेगी वो मास में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। Fe का रिएक्शन किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ, है ना। और क्या बनाना अपने को? Fe3O4, है ना। बचा क्या? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो जुड़ गया, बचा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे? हाइड्रोजन गैस, है ना। चलिए देखते हैं। तो Fe3O4 कितने Fe? 3Fe, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। कितने ऑक्सीजन? 4, तो क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं?
तो अपने को Fe और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, बचा हाइड्रोजन 2 4 जा 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो क्या कर दूं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रिएक्शन कैसा बच्चों? बैलेंस है। ये रिएक्शन पूरा कैसा है? बैलेंस है। अब क्या करना है, अपने को पता है, दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों कि 4 मोल वाटर पे कितना मोल Fe लग रहा है? 3 मोल, है ना? तो 4 मोल H2O रिएक्शन कर रहा है कितने मोल Fe के साथ? 3 मोल Fe के साथ, है ना? तो अब इसका मास निकालते हैं 18 ग्राम। अच्छा, पहले हम लोग निकालते हैं 1 मोल, तो 1 मोल H2O कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 3/4 मोल Fe के साथ, है ना? अब देखते हैं वाटर का कितना मोल है, तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है कितना मोल। मोल इसका टू क्या होगा बच्चों? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भी 18, टोटल कितना? 1 मोल। और 1 मोल की जरूरत थी, तो 1 मोल अब 1 ही आया है, और यहाँ पे भी 1 पे हमने चेक कर लिया है। तो 1 मोल H2O का रिएक्शन अगर करवाना है Fe के साथ, तो कितना मोल Fe की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 3/4 मोल Fe की जरूरत पड़ेगी, है ना? 3/4 की। Fe की कितने मोल की? 3/4 मोल Fe की जरूरत पड़ेगी अगर 1 मोल H2O लाना है। तो अब हमको Fe का मोल पता चल गया, तो Fe का मास आ सकता है? जी हाँ। तो मोल इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन एटॉमिक मास। मास अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि Fe क्या है? एटम है। मोल कितना है? 3/4। मास निकालना है, Fe का एटॉमिक मास 56, तो मास आ जाएगा बच्चों 56 × 3/4, है ना? यहां इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 14, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 ग्राम। कितना? 42 ग्राम Fe की जरूरत पड़ेगी। ये था, हमने आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ कराया। हमको दिखाई पड़ रहा है कि 4 मोल वाटर 3 मोल Fe के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो 1 मोल वाटर 3/4 Fe के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना? 4 3 के साथ, तो 1 इसको डिवाइड कर दोगे तो 3/4 Fe के साथ। तो अपने को कितने मोल चेक करना था? हकीकत में यहाँ आ भी गया 1 मोल, तो 1 मोल पे हमको वैसे भी निकाले थे पहले, तो 1 मोल पे 3/4 मोल Fe की जरूरत पड़ रही है, और उस मोल से हमने क्या निकाल लिया? Fe का मास निकाल लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अच्छी बात है बच्चों। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, SO3 is prepared by the following reaction। ये हमको रिएक्शन है S8, सल्फर का 8 वाला है, 8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और 8 SO2 बना रहा है। फिर अगला स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेप सेकंड है। 2SO2 + O2 gives out 2SO3। कह रहा है कितना SO3 बनेगा 1 मोल S8 से। 1 मोल S8 से, 1 मोल S8 से कितना SO3 बनेगा? चलिए देखते हैं। क्या यहाँ 1 मोल क्वेश्चन में भी दिया और इस रिएक्शन में भी बनी है? तो 1 मोल S8 से कितना मोल SO2 बन रहा है? 8 मोल। कितना? 8 मोल। दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे भी 1 ही है और क्वेश्चन में भी 1 मोल पूछा है, रिएक्शन में भी 1 ही मोल दिया है। तो 1 मोल S8 से कितना मोल SO2 बन रहा है? 8, है ना? इसलिए SO2 की बात किया क्योंकि अगले स्टेप में भी, क्योंकि अब पहले स्टेप में तो SO3 है नहीं, दूसरे स्टेप में है, और दूसरे स्टेप में जाने के लिए सहारा किसका है? SO2 का, क्योंकि यही SO2 ही पहले स्टेप में है। तो अब सबसे पहले हम S8 से SO2 में देखेंगे, 1 मोल से कितने SO2? 8, और फिर इसके बाद SO2 से SO3, क्या 2 मोल से 2 SO3? तो 1 मोल से कितने SO3? 1 SO3, मतलब जितना मोल SO2 बना होगा उतना ही मोल SO3 बनेगा। 1 मोल S8 से 8 मोल SO2 बने हैं, अपने पास 8 मोल SO2 है टोटल। कितना बच्चों? 8। 1 मोल से 8 मोल SO2 बना है। अब अगले वाले रिएक्शन में दिया है कि SO2 और SO3 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, मतलब 1 मोल से 1 मोल। तो अपने पास कितने मोल बन चुके हैं? 8 मोल बने हैं। किसके? SO2 के। 2 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो 8 मोल से कितने मोल?
8 मोल। समझ पा रहे हो? तो जो SO3 का मोल, तो 8 मोल SO3 is prepared by 1 मोल एसिड, है ना। मतलब 1 मोल एसिड से कितना SO3 बनेगा? 8 मोल SO3 बनेगा। हमने ऐसे डायरेक्ट निकाल लिया, है ना। तो अब 8 मोल SO3 आ गया, मोल पता, तो आपको मास निकालना है। तो मोल इक्वल टू बच्चों क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना बच्चों? 8। मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है 16 इंटू 3 48 प्लस 32 80। तो मास कितना आ जाएगा बच्चों? मास आ जाएगा 640 ग्राम। कितना आएगा? 640 ग्राम। ये देखिए हमने क्या किया, इस वाले स्टेप में देखिएगा SO3 ही है, पहले दूसरे वाले स्टेप में है 2 मोल SO2 से 2 मोल SO3 बन रहा है। इसका मतलब 1 मोल SO2 से 1 मोल SO3 बनेगा, क्योंकि दोनों के मोल बराबर है। अब देखिएगा कि SO2 ऊपर भी है, 1 मोल एसिड से कितने मोल SO2 बन रहे हैं? 8 मोल बने हैं, तैयार हैं 8 मोल। और जितना SO2 बन रहा है उतना ही SO3, क्योंकि नीचे बता रहा दोनों बराबर हैं। तो टोटल मोल कितने SO3 के बनेंगे? 8 मोल। तो 1 मोल एसिड से 8 मोल SO3 बनेगा। और SO3 का मोल पता, तो SO3 का मास लाया जा सकता है मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। वो आया कितना? 640 ग्राम। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। पहले क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सेम टू सेम इसी पे बेस्ड, उस वो जो क्वेश्चन था उसी पे एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ मेनी मोल विल बी रिक्वायर्ड ऑफ P फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 मोल V। 100 मोल V बनाने के लिए कितने मोल P की जरूरत पड़ेगी? 100 मोल V बनाना है तो कितने मोल P की जरूरत पड़ेगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रिएक्शन के नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी भी उसमें भी आया, तो पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग क्या किए थे? नीचे की तरफ से लास्ट वाले स्टेप में जो रिएक्शन था वहीं से स्टार्ट किए थे। तो इसमें भी आपको यही करना, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन। 100 मोल V को बनाना है। 100 मोल V बनाने के लिए कितने मोल P की जरूरत पड़ेगी? आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है, V को ही बनाना है। अब इसमें 2 रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट लेकर चलना है? T वाला या U वाला? T वाला। क्यों? क्योंकि T वाला ही उसके ऊपर वाले रिएक्शन में है। ठीक, तो हमको दिखाई पड़ रहा है 3 मोल ऑफ V formed by 5 मोल ऑफ T, है ना। 3 मोल जो V है वो कितने मोल T से बन रहा है? 5 मोल T से बन रहा है, 5 मोल T से, है ना। तो बताइए 1 मोल V कितने से बनेगा? 1 मोल V कितने मोल T से बनेगा? 5/3 मोल T से बनेगा। सही है। 3 मोल V 5 मोल T से बन रहा है, तो 1 मोल V कितने से बना होगा? 5/3 मोल T से बना होगा। तो 100 मोल V कितने से बना होगा? 100 मोल V कितने T से बना होगा? 5/3 इंटू 100T। इतने T की जरूरत पड़ेगी। 100 मोल V बनाने के लिए कितना T लगेगा? 5/3 इंटू 100T की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए ये था पहला स्टेप। आगे देखते हैं। अब यहां देखिएगा T और यहां पे T है, इसी को लेकर चलना। अब इसमें 2 रिएक्टेंट है, R और S। तो कौन सा लेकर चले? R या S वाला? R, क्योंकि इसमें R ही है। ठीक, तो चलिए दिखाई पड़ रहा हो आपको 2T बनाने के लिए कितने R की जरूरत पड़ रही है? 3R, है ना। तो 2 मोल T बनाने के लिए कितने R की? 3R की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल T बनाने के लिए बच्चों 3/2R की, अरे बोलो, 2 मोल T बनाने के लिए कितने R की जरूरत पड़ रही है? 3R की। तो 1 मोल T बनाने के लिए 3/2 इंटू R। अपने पास 100 मोल V बनाने के लिए कितना T मिला था? 5/3, 5/3 इंटू 100T। तो अब कितना T है? इतना T।
तो मैं बोलूं 500/3t बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 इंटू 500/3। क्या इतने r की जरूरत पड़ेगी, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना 250r, 250 r की जरूरत पड़ेगी। 100 मोल V बनाने के लिए कितने r की जरूरत पड़ेगी, 250 r की जरूरत पड़ेगी बच्चों, कितना 250 r की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए ये था स्टेप नंबर सेकंड। चलिए स्टेप नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। R से, R और P में 2R बनाने के लिए कितने P की जरूरत पड़ रही है, 5P। तो 2R बनाने के लिए कितने 5P की जरूरत पड़ रही है बच्चों, कितने 5P की जरूरत पड़ रही है, 5P की। तो बताइए 1 मोल R बनाने के लिए 5/2P की जरूरत पड़ेगी, सही है। 1 मोल R बनाने के लिए कितने P की जरूरत पड़ेगी, 5/2P की। तो बताइए कितने R बने हुए हैं, 250R, कितना 250 R अपने पास है। तो 250 R बनाने के लिए बच्चों 5/2 इंटू 250R, तो 250 R बनाने के लिए कितने P की जरूरत पड़ेगी, 5/2 इंटू 250। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 250 125 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625P, मतलब 625 मोल की जरूरत पड़ेगी। 100 मोल V बनाने के लिए कितने मोल P की, 625 मोल P की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ये था 3 स्टेप में। 3 मोल V बनाने के लिए 5/5T की जरूरत, 3 पे 5 तो 1 पे 5/3T, तो 100 मोल V पे 5/3 इंटू 100T, और बोलो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मोल T बनाने के लिए 3R की जरूरत पड़ रही है, तो 1 मोल T बनाने के लिए 3/2R की जरूरत पड़ रही है। अपने को कितने T है, कितने पास 500/3T है, तो 500/3T की जरूरत 3/2 इंटू 500/3, तो ये 2 से 250 हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितने R की जरूरत पड़ रही है, 250 R। मतलब 100 मोल V बनाने के लिए 250 मोल R की जरूरत पड़ रही है। अब अगले स्टेप में आते हैं। 2 मोल R बनाने के लिए कितने मोल P की जरूरत पड़ रही है, 5 मोल P की। तो 1 मोल R बनाने के लिए 5/2 मोल P की जरूरत पड़ेगी। 250 मोल R बनाने के लिए 5/2 इंटू 250, तो टोटल कितना आ गया, 625 मोल P। देखिएगा बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे बहुत सारे तरीके सॉल्व। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं। ट्रिक NP = होता है NR इंटू R1 R2 R3 डॉट 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 डॉट। ये NP मतलब प्रोडक्ट का मोल है, NR मतलब रिएक्टेंट का मोल है, R1 R2 R3 मतलब कि कितने मोल पे कितना बन रहा है। ठीक, NP अपने को मोल कितना दिया प्रोडक्ट का, 100 मोल। कितना दिया है, 100 मोल। रिएक्टेंट का मोल अपने को निकालना है R1। बताओ 5P से कितना R, 2, तो 1P से कितना 2/5। 3R से कितना T, 2T, तो 1R से कितना 2/3। 5T से कितना V, 3, तो 1T से 3/5। 3 से 3 कैंसिल, बोलो सही है। तो ये देखिएगा 5 5 25, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2500 आ गया। 2500 बराबर 4 रिएक्टेंट का मोल, तो रिएक्टेंट का मोल कितना आ जाएगा, 2500/4। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा बच्चों, 625 मोल रिएक्टेंट की मोल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो R1 R2 R3 क्या है, 1 मोल पे चेक करना है। 5 2 तो 1 पे 2/5, 3 पे 2 तो 1 पे 2/3, 5 पे 3 तो 1 पे 3/5। इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस ट्रिक का फॉलो कर लिया, है ना। या आप ऐसे लगाइए, इस तरीके से लगाइए, या आप ट्रिक का फॉलो करिए, जो भी आपकी इच्छा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट M2CO3 on treatment with excess HCl produce
0.01186 मोल ऑफ CO2, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल। बच्चों ये क्वेश्चन जो है जेई 2017 जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है ना। चलिए देखिएगा, M2CO3 का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो यहां पे बनेगा बच्चों 2MCl, कितना 2MCl प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है। 2M2 यहां पे देखिएगा 2MO2Cl 2MCl है ना, और इसके बाद 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O, और यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो चुका तो बचा CO2। ये पूरा रिएक्शन है, पूरा बैलेंस है। क्या पूछ रहा है, CO2 को कितना मोल बच्चों, 0.01186 मोल दिया है, ठीक। 1 ग्राम मास इसका दिया, 1 ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो इसका देखिएगा M2CO3 और CO2 को कंपेयर करिएगा। 1 मोल M2CO3 से कितना मोल CO2 बन रहा है, 1 मोल CO2, या बोल सकते हो 1 मोल CO2 1 मोल M2CO3 से बन रहा है। तो बताइए 0.01186 मोल CO2 कितने से बना रहा होगा, 0.01186 से ही बना रहा होगा, एक पे एक। तो इतना मोल कितने M2CO3 से बना रहा होगा, 0.01186 से, है ना। इसका मोल पता चल गया बच्चों, M2CO3 मेटल कार्बोनेट का मोल पता चला, मास दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। तो बताइए मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना 0.01186, इसका मास कितना दिया है 1, मॉलिक्यूलर मास अपने को निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 0.01186। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा मॉलिक्यूलर मास लगभग 84.3 के आसपास आएगा, जो भी है। और किसमें आएगा, ग्राम पर मोल में आएगा, है ना। देखिएगा ऊपर ग्राम और नीचे मोल, तो ग्राम पर मोल। ये किसका क्वेश्चन था, जेईई मेंस का। हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, रिएक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस किया। हमको इस रिएक्शन में दिखाई पड़ रहा है 1 मोल CO2 1 मोल M2CO3 से बन रहा है। तो रिएक्शन में हम क्वेश्चन में हमको दिखाई पड़ रहा है कि 0.01186 मोल CO2 बन रहा है। तो अगर 0.01186 मोल CO2 बना रहा होगा तो इसका मतलब मोल M2CO3 का कितना रहा होगा, 0.01186 मोल रहा होगा। और इसका मोल पता, इसका मास दिया है, यहां से हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 3 liter of mixture of propane and butane is burned in the excess of CO2, then 10 liter of CO2 is, यहां पे CO2 नहीं रहेगा बच्चों, O2 रहेगा, है ना। 3 liter mixture of propane and butane is burned in the excess of O2, then 10 liter of CO2 is obtained, then calculate volume of propane and butane initially। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, ब्यूटेन C4H10। ये दो लोग थे, दोनों का कंबशन करवाया जा रहा है, दोनों को जलाया जा रहा है O2 के प्रेजेंस में। और टोटल कितना बन रहा, दोनों को जलाने के बाद 10 लीटर CO2 बन रहा है ना। मान लीजिए शुरुआत देखो, दोनों का जो मिक्सचर है कितना है, दोनों को मिलाकर 3 लीटर है, कितना 3 लीटर है। मान लीजिए लेट्स इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ C3H8, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, मैंने मान लिया बच्चों शुरुआत में कितना है इसका X है। तो C4H10 का ब्यूटेन का कितना हो जाएगा, ब्यूटेन का कितना हो जाएगा, 3 में से X घटाओगे बाकी ब्यूटेन का रहेगा। इसका X है, दोनों का मिला के 3 है, तो 3 में से आप X सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ब्यूटेन का आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। अरे बोलो, ठीक। चलिए अब दोनों का अलग अलग कंबशन करवा रहे हैं, एक बार ब्यूटेन का, एक बार प्रोपेन का। C3H8O2
गिव्स आउट, आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का कम्बशन कराते हैं तो CO2 और वाटर बनेगा, CO2 प्लस वाटर, है ना। इधर देखिएगा, इसको बैलेंस कर दीजिए, 3 कार्बन तो यहाँ 3 CO2, कितना हाइड्रोजन 8 तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 4 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। बताइए C3H8 प्रोपेन का वॉल्यूम कितना बच्चों, x, है ना 1। बताइए क्या इसको हम लोग वॉल्यूम की टर्म में भी लिखा जाता है इसका यूनिट कोएफिशिएंट को, जी हाँ। तो बताइएगा इसका कितना, 1 मोल या 1 वॉल्यूम पे कितना वॉल्यूम CO2 बन रहा है, 3 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम पे 3 वॉल्यूम, तो x वॉल्यूम पे इसका वॉल्यूम कितना है, x लीटर, तो CO2 कितना बना होगा, 3x लीटर बना होगा, सही है। तो प्रोपेन के द्वारा अपने को दिखाई पड़ रहा 3x लीटर प्रोपेन के द्वारा CO2 बना हुआ है। चलिए अब हम लोग ब्यूटेन का कंबशन रिएक्शन करवाते हैं। ब्यूटेन C4H10 उसका कंबशन रिएक्शन करवाते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस वाटर। अब देखिएगा कितने कार्बन है, 4 तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हाइड्रोजन है 10 तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 हाइड्रोजन है, कितने 2 4 8 और 13 ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 13/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन हो जाएगा। अपने को यहाँ ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं लेना देना है। बताइए हम लोग चाहे मोल को हिसाब से देख लें चाहे वॉल्यूम के हिसाब से, बात एक ही है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग मोल के भी टर्म में लिख सकते हैं और उसको वॉल्यूम के भी टर्म में लिख सकते हैं। चलिए इसका वॉल्यूम बच्चों कितना है, 3 माइनस x लीटर है, क्या सही है। तो कितना CO2 बनेगा बताओ, 1 पे 4 तो 3 माइनस x पे कितना 4 ब्रैकेट में 3 माइनस x लीटर। और बताओ क्या जब दोनों को आपको क्वेश्चन में दिया है, जब दोनों को मिला के कंबशन करवाते हैं तो टोटल कितना बनता है 10 लीटर CO2, कितना दोनों को जलाने में टोटल कितना 10 लीटर। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करा के 10 के बराबर कर दूं, जी हां। तो जो बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दिखाई पड़ रहा है 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 3 माइनस x इक्वल टू कितना बच्चों 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस 12 माइनस 4x इक्वल टू 10, है ना। यहां कितना आ गया, इसको इधर ले आइए, है ना। यहां माइनस x प्लस 12 इक्वल टू 10, तो माइनस x को इधर ले आइए, 10 को इधर, तो x बराबर कितना 2 लीटर, कितना x इक्वल टू बच्चों 2 लीटर। ये देखिए मतलब वॉल्यूम का, किसका प्रोपेन का वॉल्यूम पता चल गया, x इक्वल टू कितना 2 लीटर, कितना था 2 लीटर। और ब्यूटेन कितना था उसमें 3 माइनस x, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1 लीटर। मतलब जब शुरुआत में थे तो उस मिक्सचर में दोनों का मिलाकर 3 था, लेकिन प्रोपेन उसमें 2 लीटर था और उसमें ब्यूटेन 1 लीटर था। हमने क्या कराया, दोनों का कंबशन रिएक्शन लिखा, इसका मैंने इसका इनिशियली वॉल्यूम x मान लिया, और तो इसका कितना हो जाएगा 3 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिलाकर 3 लीटर दिया हुआ था। इसका दोनों का अलग अलग कंबशन रिएक्शन कराया बच्चों, इसका x लीटर पे x लीटर, तो यहाँ कितना 3x लीटर, 1 मोल पे या 1 वॉल्यूम पे 4 बन रहा है, रेशियो कितने का 1:4 का, तो 3 माइनस x पे कितना 4 × 3 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को पता चल रहा है टोटल जो CO2 का वॉल्यूम है वो टोटल 10 है, तो 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 3 माइनस x इक्वल टू 10। यहाँ से x का वैल्यू मैंने पुट अप कर लिया, निकाल लिया, और x का वैल्यू निकालने के बाद फिर मेरे को पता चल रहा है प्रोपेन का वॉल्यूम और ब्यूटेन का वॉल्यूम अलग अलग पता चल जा रहा है। अरे बोलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों 9। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, for the following reaction the mass of water produced from 445 gram of C57H110O6। अगर हम लोग
इस कंपाउंड का 445 ग्राम लें तो कितना वाटर का मास बनेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन इस बार में रिएक्शन दिया गया है, इस बार रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, बस बहुत ही सिंपल है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, 9 जनवरी का पेपर, सेकेंड मीटिंग का। जेईई मेंस 2019 9 जनवरी का पेपर है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसका अच्छा बताइएगा, क्या 2 मोल पे वाटर का मास पूछा, 2 मोल पे कितना मोल वाटर बन रहा है? 110 मोल वाटर बन रहा, सही है। 2 मोल से कितना मोल वाटर बन रहा है? 110 मोल। चलिए इसका रियल में कितना मोल है वो देखते हैं। अच्छा, 1 मोल पे कितना बनेगा? तो पहले निकाल लेते हैं, 110 बटे 2 मतलब कितना मोल बनेगा? 55 मोल वाटर बनेगा 1 मोल पे, है ना। तो चलिए देखिए, अब इसका रियल का मोल निकालते हैं। तो मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास जो दिया बच्चों वो कितना दिया है? 445 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा बच्चों 890। इसको सॉल्व करोगे कितना मोल? 1/2 मोल मतलब आधा मोल। तो 1 मोल पे कितना? 55 मोल। तो आधा मोल पे कितना आएगा बच्चों? आधा मोल से कितना मोल वाटर बनेगा? 55/2 मोल। ये वाटर का मोल पता चल गया। अब क्या पूछा है? वाटर का मास। तो वाटर का मास पूछा है, मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना? 55/2 इक्वल टू मास, मॉलिक्यूलर मास कितना? 18। तो इक्वल टू आ जाएगा 55 × 18 अपॉन 2, ये 9, ये आ जाएगा लगभग 495 ग्राम। अरे बोलो, ठीक। चलिए देखिएगा, हमने क्या किया? 2 मोल पे 110 मोल वाटर बन रहा है, तो 1 मोल पे 55 मोल, इसका रियल का इसके हिसाब से मोल निकाला, तो ये आधा मोल आया। तो आधा मोल पे कितना? 55/2 आ जाएगा। और मोल से हमने क्या निकाल लिया? वाटर का मास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।